हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2020 का लास्ट कोड है, जो कि विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है अलग अलग सेक्शन नहीं होते, सब अलग अलग इनका पार्टीशन नहीं होता। तो आज चलिए करते हैं। आपने हमारी पिछली 2016 से लेकर सब और 2020 तक के कोड डी तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स देख लिए होंगे, सोल्व किए हुए वीडियो देख ली होंगी। तो उसी कड़ी में आज हमारा ये है 2020 का लास्ट कोड। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक विलन की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच का मान 1 प्राप्त होता है। तो विलन है, तो हमें पता है जो 7 वाला होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले 14 तक हैं जो वो अक्षारीय होते हैं। जो 0, 1, 2 के आसपास होते हैं वो प्रबल अम्लीय होते हैं। जो 7 के आसपास होते हैं, 6, 5, ये जो हैं दुर्बल अम्लीय होते हैं। और इसी तरह जो 14 के आसपास होते हैं, 13, 14, वो प्रबल अक्षारीय होते हैं। और जो 7 के आसपास 8, 9 वाले वो दुर्बल अक्षारीय होते हैं। तो यहाँ जिसका पीएच का मान 1 है वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो द ऑप्शन है, प्रबल अम्लीय। अगला देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो, लोहे के फ्राइंग पैन में खाना बनता है, तो हम खाना बनाने वाले बर्तन में हम ग्रीस नहीं लगा सकते, हम उसमें पेंट नहीं कर सकते, और उपयुक्त सभी भी नहीं आएगा। जिंक की परत चढ़ा सकते हैं या शुद्ध लेपन कर सकते हैं। तो इसमें स ऑप्शन आएगा दूसरे का, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेन का आणविक सूत्र भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कई बार आया है। देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसको हम अगर ऐसे फैला के लिखेंगे तो हम आसानी से या सहसंयोजक आबंध गिन सकते हैं। देखिए, 3, 3 तो हमारे जो हो गए हाइड्रोजन के साथ हैं 6, और एक आबंध है जो है C और C के बीच में, तो ये 7 आबंध हो गए। तो हम ऐसे हमें नहीं पता हो तो कैसे कितने हैं, तो हम उसको उसका संरचनात्मक सूत्र लिख लेंगे उस यौगिक का, और फिर गिन के बता सकते हैं कि कितने हैं। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, 7 सहसंयोजक आबंध। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए, छोटे अक्षरों को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उत्तल लेंस लेना है। अब उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, कम या ज़्यादा। तो हमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लेना है। तो इसका जो राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो इसका स ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमापी पेशियों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पक्षमापी द्वारा। 6वां क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दे रखी है 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 5। पहले को कक्ष में के में 2 और एल में 5 आ जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो चांदी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हम कौन से रोग से ग्रसित हो सकते हैं, घिंगा या गोइटर बोलते हैं इसको। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तो होता है अनंत पर, और निकट बिंदु होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, उस यंत्र का नाम बताइए जिसका उपयोग परिपथों में विद्युत धारा मापने में किया जाता है। तो एमीटर आ जाएगा इसका आंसर। और उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वो आएगा अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण तो है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये अवतल जो है क्या है, जब हम F और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कैसा बनाएगा, ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जिप्सम में बदल जाता है, जो कि कठोर पदार्थ होता है, इसलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। ये कई बार आया है कि इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये नमी के संपर्क में आता है तो ये जिप्सम में बदल जाता है, जो कि कठोर पदार्थ होता है, इसलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई 2 तरीके बताइए। लोहे को नमी और वायु के संपर्क से बचाने के लिए इस पर हम पेंट कर सकते हैं, ये शतलेपन द्वारा भी कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर ग्रीस लगाकर भी इसको जंग से बचा सकते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, ये देखिए दे रखा है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु जो हैं सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और पानी लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ये इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें इस पोषण में क्या होता है, इसमें पोषण जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करते हैं, तो पौधों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करते हैं, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, और इसमें क्लोरोफिल की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। आउटोग्रंथि सत्र में देखिए, आउटोग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इस हार्मोन के कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन भी लगभग पूछा ही गया है, हार्मोन्स में आउटोग्रंथि बहुत ज़्यादा पूछा गया है। थायरोक्सिन हार्मोन है जो आउटोग्रंथि से निकलता है, और इसके कार्य यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, और ताकि हमारे उसकी वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जाए इसके। तो ये इसका फंक्शन हो गया, कार्य हो गया। 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, टहलना जो है मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक होती है, अपनी बिना मर्जी के होती है, और ये है टहलना ऐच्छिक है, हम चाहेंगे तो टहलेंगे, नहीं तो नहीं। और प्रतिवर्ती क्रिया होने में बहुत कम समय लगता है और टहलने में ज़्यादा समय लगता है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। अलैंगिक जनन से भी विभिन्नताएं नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जो हमारा लैंगिक जनन है उससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो एक लाभ तो ये हो गया, विभिन्नताएं जो होती हैं जरूरी होती हैं विकास के लिए। इसलिए जो अलैंगिक जनन है विकास का आधार नहीं बनता, बल्कि लैंगिक जनन विकास का आधार बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में किया जाता है। आप दांतों वाले डॉक्टर का भी इसमें लिख सकते हैं, दांतों वाला डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करता है अवतल दर्पण का, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सौर भट्ठी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित करने के लिए। तो ये इसके उपयोग हैं, 2 नंबर में है ये। अगला 21वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, एल्यूमिनियम और जो कॉपर के तार होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और उनकी प्रतिरोधकता भी कम होती है, जिससे जब इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के शक्ति के रूप में ह्रास जो है बहुत कम होता है, यानी ऊष्मा गर्म हो जाते हैं तार। तो इससे अगर हम विद्युत के अच्छे चालक लेंगे और जिनकी प्रतिरोधकता कम होगी तो वह कम गर्म होते हैं, तो ऊष्मा के रूप में जो है ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो ये इसका था। 22वां क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। भाई, ओजोन परत जो है वो अगर ओजोन परत में क्षति हो जाती है, यानी उसमें छेद हो जाएगा, तो उस छेद में से क्या होता है, सूर्य की हानिकारक बैंगनी विकिरणें जो हैं हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी, और वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, और त्वचा के कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 24 में के 2 पार्ट हैं, 1 और 2, 2 नंबर यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 24वां, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो,
उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन अभिक्रिया होती है, कंपोस्ट खाद का बनना होती है, इनमें जो है ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। वसायुक्त या जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जब उनको लंबे समय तक रखा जाता है तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है, यानी उपचयन हो जाता है, और उपचयन होने के कारण उनका जो स्वाद और गंध है वो बदल जाते हैं, और इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे हमारे चिप्स हैं, अगर उसका पैकिंग खुला छोड़ देंगे तो हम थोड़े समय में वो ख़राब हो जाती है, सीलन आ जाती हैं। तो कुरकुरे हैं, नमकीन है, अचार को लंबे समय तक रखेंगे तो उनकी स्मेल भी बदल जाती है और वो ख़राब भी हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्न परमाणुओं में किस प्रकार का आबंध होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। इसके लिए देखिए, इनमें सहसंयोजक आबंध होता है। ऑक्सीजन में द्विआबंध होता है और नाइट्रोजन में त्रिआबंध होता है। तो ये बनते कैसे हैं, वैसे तो हम इतना लिखने से ही हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें समझ में भी आना चाहिए। देखो अपनी एनसीईआरटी बुक से, ये देखिए ऑक्सीजन की हमें परमाणु संख्या पता होती है, 8 होती है, और के कक्ष में 2 आ जाएंगे और एल में 6 आ जाएंगे। अब एल कक्ष जो है पूरा भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा अष्टक पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु है दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। और देखिए दिखा रखा है, इनके बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 हैं, वो 2 इधर दिखा दिए, 2 इधर दिखा दिए, तो बीच में जो है 2-2 की साझेदारी हो गई, तो इनके बीच में द्विआबंध बन जाता है, तो दोहरा सहसंयोजक आबंध बोल देंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होती है वो 7 होती है। तो पहले कक्ष में 2 आ गए, दूसरे में 5। तो इसको अपना कक्ष पूरा करने के इसका अपना भरने के लिए उत्कृष्ट जो है प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की चाहिए। कितने चाहिए, 3। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए इसके बाहर वाले कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे वो दर्शा दिए हैं, 2 इधर दिखा दिए हैं, 2 इधर, ये 3 आपस में साझेदारी कर रही हैं। तो तीनों की साझेदारी करने से क्या होता है, नाइट्रोजन के भी 8 हो जाएंगे, मतलब, और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसमें त्रिआबंध बन जाएंगे, तो त्रिसहसंयोजक आबंध बन जाएंगे इस तरह से। तो ये त्रिआबंध इसमें हो गया, इसमें दोहराबंध हो गया, द्विआबंध हो गए। तो ये हमारा नाइट्रोजन वाला हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए अतिभारण से बचने के लिए एक तो विद्युत फ्यूज का हमें प्रयोग करना चाहिए, एमसीबी का या एमसीबीज का प्रयोग करना चाहिए। एक सॉकेट से ज़्यादा उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए, एक साथ ज़्यादा उपकरण हमें नहीं चलाने चाहिए भाई एक साथ। जैसे ये क्या बोलते हैं, चक्की गंडासे जो है एक साथ चला लेते हैं कई बार, और घर में वॉशिंग मशीन भी एक साथ चला ली, आटा पीसने वाली चक्की भी चला ली, और हमने प्रेस भी करना स्टार्ट कर दिया, कूलर भी चला लिया, एसी भी चला लिया, मतलब एक साथ सारे उपकरण नहीं चलाने चाहिए। अतिभारण से बचने के लिए हमारे घरों में जो फिटिंग होती है, विद्युत परिपथ होता है, अगर वो पुराना हो गया है, कट फट गई हैं तारें, ख़राब हो गई हैं, तो उन तारों को बदलवा लेना चाहिए। ज़्यादा शक्ति वाले उपकरणों के लिए अलग से विद्युत परिपथ होना चाहिए, जैसे 5 एम्पियर का अलग होना चाहिए, 15 एम्पियर वालों का अलग होना चाहिए। तो ये इस तरह से हमें बचाव करना चाहिए। समझातीय श्रेणी क्या होती है, इसका उदाहरण समझाना है, उदाहरण के साथ समझाइए। वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर उसमें आता है। समझातीय श्रेणी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समझातीय श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए मैथेन है और जो है C2 एथेन के बीच में एक CH2 इकाई का अंतर होता है। इसी तरह एथेन और प्रोपेन में एक CH2 इकाई का अंतर होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन में। इस तरह से एक ही CH2 जो है हर एक उसमें ऐड होता जा रहा है, तो ये एक प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह होगा जो हर एक उसमें प्रतिस्थापित होता जा रहा है।
हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। शोर कुकर वाला हमारा सिलेबस में नहीं है। हमें पता है हमारे अंदर जो है, मानव के अंदर जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े अलिंगी होते हैं गुणसूत्र, और एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में जो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं, और नर में जो होते हैं XY होते हैं। संतति में मादा से सिर्फ X गुणसूत्र ही आएगा, क्योंकि उसके पास तो X ही है, और पिता से जो है X और Y दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर पिता से संतति में X गुणसूत्र आता है तो मादा उत्पन्न होएगी, लड़की उत्पन्न होएगी, पैदा होएगी। अगर पिता से Y गुणसूत्र आ रहा है तो वो जो है बच्चा जो होगा वो नर उत्पन्न होगा, संतान नर होगा और लड़का पैदा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे का जो लिंग का निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, माता के पे नहीं। ऐसे हम इसको थोड़ा समझा भी सकते हैं। मान लीजिए हमारे जनक मादा XX गुणसूत्र हैं, नर में XY हैं, युग्मक बन गए। मादा में तो सिर्फ XX ही बने, नर में X भी बन गया और Y भी बन गया। फिर जो इनकी संतति आई, जो F1 संतति है, ये हमने इसका पन्नट स्क्वायर बना के दिखा दिया। XY एक तरफ तो नर के युग्मक लिख दिए हमने और एक तरफ मादा के लिख दिए। तो देखिए 50% तो हमारे मादा हुई और 50% नर। तो ये जो है लिंग निर्धारण किसने किया, मादा से तो X ही आया है, ये Y वाले ने पिता से जो आ रहा है X आ रहा है या Y आ रहा है, तो उसने मादा और नर का लिंग निर्धारण किया है। पिता से आने वाले गुणसूत्र से पता चलता है कि जो है संतान जो है नर होगी या मादा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए, मादा में गर्भ निरोधन की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। देखो इसमें मैंने 4 विधियाँ लिख रखी हैं और मादा, इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसने पूछा मादा में, सिर्फ मादा कैसे अपना गर्भ निरोधन गर्भ धारण से बचाव कर सकती है, पुरुष का नहीं है। इसमें सिर्फ मादा का पूछा है। तो हम इसमें देखिए, एक तो ये पहले पॉइंट में ये शुरू वाली बात नहीं लिखेंगे। यांत्रिक अवरोध में हम यहाँ सिर्फ योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग करेंगे, ये वाली बात लिखेंगे ताकि शुक्राणु अंड तक ना पहुँच सके। दूसरा मादा वाला है, तीसरा भी मादा वाला है, चौथा जो है सिर्फ ख भाग लिखेंगे। हार्मोन संतुलन में परिवर्तन करके, यानी इसके लिए दवाई गोली के रूप में ली जाती है, सहेली है, मालाडी है। इससे क्या होता है, अंड परिपक्व तो हो चुका होता है लेकिन उसका विमोचन नहीं होता, और विमोचन नहीं होगा तो उसका निषेचन भी नहीं हो पाएगा। कोपर्टी को लूप या कोपर्टी को गर्भाशय में रखकर भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा, जैसे स्त्री की जो है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है। तो इसमें से आप 3 तरीके लिख सकते हो। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 29 वाला, यानी 6 का है, 2 पार्ट्स में दे रखा है। एक तो गर्भ निरोधन युक्तियाँ हो गया, दूसरा रुधिर के कोई 3 कार्य हैं। देखिए यहाँ दे रखे रुधिर के कार्य हैं। पहला काम जो है रुधिर का, वो क्या है, परिवहन का कार्य है। चाहे वो ऑक्सीजन का करता हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का। पचे हुए भोजन को भी वो लेकर जाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, हार्मोन एंजाइम को भी वहां तक पहुंचाता है। तो ये परिवहन का काम है, वो उसको इन सब चीज़ों को लेके जाएगा। दूसरा काम है जो हमारे रुधिर में है, WBC होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, और पट्टिकाणु भी होती हैं। ये पट्टिकाणु क्या करती हैं, जब चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो उसका थक्का जमाने में सहायता करता है ताकि ज़्यादा शरीर से रक्त बाहर ना निकले। तीसरा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायता करता है, और यूरिया और जो अमोनिया होता है जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो रुधिर के अंदर होते हैं और रुधिर उनको गुर्दों तक पहुंचाता है ताकि वहाँ पर ये अपशिष्ट पदार्थ निकल जाए और वहाँ से छन जाए, रुधिर को छान दे और छन कर ये अपशिष्ट पदार्थ जो हैं शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं। तो ये सारे काम रुधिर के हैं। अगला है कायिक प्रवर्धन से आप या तो आप ये 2 क्वेश्चन करोगे 29 वाले 3 के, या आप ये वाला कायिक प्रवर्धन या इसका अथवा में एक और है वो करोगे। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं। देखिए कायिक प्रवर्धन
कायिक परिवर्तन का मतलब है बीज को छोड़कर पौधे किसी भी भाग से अगर हम नया पौधा उगाते हैं तो उसको कायिक परिवर्तन करते हैं। जड़ से भी उगा सकते हैं, तने से भी उगा सकते हैं, पत्तियों से भी उगा सकते हैं। इसका उदाहरण है परतन, कलम लगाना, रोपण विधि द्वारा। ये सारी तकनीक है इसकी जो कृषि में उपयोग की जाती हैं। गन्ना, गुलाब है, गंगूर हैं, ये कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों के उदाहरण हैं। इसके लाभ क्या हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधा उगता है वो बीज द्वारा उगाए गए पौधों से कम समय में फूल और फल देते हैं, यानी इसमें जल्दी फल और फूल आ जाते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में। और इस विधि से अगर पौधे उगाते हैं, ऐसे पौधों को भी उगा सकते हैं जिसमें बीज ना हो, जो बीज उत्पन्न ना कर सकते हों, ऐसे पौधों को भी उगा सकते हैं, जैसे केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि। और तीसरा जो लाभ है, इस विधि में जो पौधे पैदा होते हैं वो अपने जनक जैसे होते हैं, आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। तो ये इसके 3 लाभ हैं कायिक प्रवर्धन के। इसका दूसरा पार्ट है हमारा उत्सर्जन क्या है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उत्सर्जन होता है हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, हमारे अंदर एक जोड़ा जो है गुर्दे होते हैं, वृक्क बोलेंगे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क कहाँ पर स्थित होते हैं? रीढ़ की उदर में, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होते हैं, स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद जब मूत्र बन जाता है तो मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाएगा और तब तक मूत्राशय में रहेगा जब तक मूत्र मार्ग से उस शरीर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। ये देखिए डायग्राम है, इसमें 2 गुर्दे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा 2 गुर्दे हैं, एक जोड़ी गुर्दे हैं, बाईं वृक्क है और दाईं वृक्क है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, बाईं मूत्रवाहिनी और दाईं मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय है और एक मूत्रमार्ग है। तो ये देखिए डायग्राम भी दिखा रखा है। तो ये हमारा हो गया। तो ये जो हमारा 2020 का जो सेट 1 बोल रहे हैं हम इसको, ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना। और वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन का बटन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। अगली वीडियो के लिए फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।